हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को लेकर के आते हैं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दिनों हम यूपी बोर्ड में पूछे गए फिजिक्स से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आते रहे हैं। तो आज हम 2019 में पूछे गए इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा लॉजिक गेट से है। इसमें एक गेट का परिपथ दिया गया है और आपसे पहले पूछा गया है कि इस परिपथ में ये सिंबल और ये सिंबल किस गेट से संबंधित है। तो इस सिंबल को P कहा गया है। तो P में आप देख रहे हैं कि ये एक एंड गेट है और उसके बाद एक छोटा सा गोला बना हुआ है जो ये प्रदर्शित करता है कि एंड गेट के साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो आप जानते हैं कि एंड गेट में अगर नॉट गेट को हम जोड़ते हैं तो वो नैंड गेट बन जाता है। तो ये P जो है वो नैंड गेट हो गया। आगे यहाँ पर Q आर गेट है। तो पहला जो सवाल आपका था कि P और Q कौन सा गेट है, तो आप बताएंगे P नैंड गेट है और Q आर गेट है। अगला क्वेश्चन है कि इस पूरे परिपथ का सत्यता सारणी बताइए और वेव ग्राफ बनाइए। तो सत्यता सारणी हम देखेंगे और वेव ग्राफ देखेंगे क्या होता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि इस नैंड गेट में दो इनपुट सिग्नल A और B है। इस इनपुट सिग्नल से Y डैश आउटपुट सिग्नल होगा और ये आउटपुट सिग्नल Y डैश इस आर गेट में इनपुट सिग्नल के रूप में है। और इस आर गेट में जो दूसरा सिग्नल है वो यहाँ से अगर देखें तो A सिग्नल ही यहाँ पर पहुँच रहा है। तो आर गेट में सिग्नल A और सिग्नल Y डैश है। तो पहले यहाँ से हम Y डैश निकालेंगे और उसके बाद A और Y डैश का आउटपुट हम आर गेट से निकालेंगे। तो A और B नैंड गेट के लिए इनपुट सिग्नल है। तो नैंड गेट में अगर A को हम 1 रखें और B को भी 1 रखें, A को 1 और B को 1, तो आप जानते हैं कि एंड गेट में आउटपुट अगर दोनों 1 1 है तो आउटपुट 1 होता है, लेकिन ये नैंड गेट है तो 1 की जगह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी एंड गेट का जो आउटपुट होगा उसका विपरीत नैंड गेट का आउटपुट बनेगा। तो एंड गेट में अगर A 1 है B 1 है तो आउटपुट 1 निकलता है, लेकिन नॉट गेट लग जाने से आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया। दूसरा, अगर A 1 है और B 0 है तो एंड गेट में आउटपुट 0 होता है, लेकिन नॉट गेट लग गया है तो आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। तीसरा, A 0 है और B 1 है तो एंड गेट में क्या हो जाता है, फिर 0 आता है, लेकिन नॉट गेट लगने से ये 1 हो गया। और चौथा, दोनों 0 है, A भी 0 है और B भी 0 है, A B दोनों 0 है, तो एंड गेट का आउटपुट 0 होगा, लेकिन नॉट गेट लगा हुआ तो आउटपुट 1 हो गया। ये Y डैश हमारे सामने मिल गया 0 1 1 और 1। तो Y डैश यहाँ पर क्या बनेगा, ये। अब आर गेट में क्या पहुँच रहा है, A पहुँच रहा है और क्या पहुँच रहा है, Y डैश पहुँच रहा है। तो हम आउटपुट क्या देखेंगे, A और Y डैश के मिलने जो आउटपुट बनेगा उसको देखेंगे। A 1 है और Y डैश 0 है, तो यहाँ पर आर गेट से निकलने के बाद Y क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। दूसरा, A 1 है और Y डैश भी 1 है, तो आर गेट में 1 1 इनपुट है तो आउटपुट भी 1 होगा, तो यहाँ पर आउटपुट 1 हो गया। तीसरा, A 0 है और Y डैश 1 है, A 0 है और Y डैश 1 है, तो 0 और 1 होने पर 1 आता है आर गेट में, तो 1 हो गया। अगला, A 0 है और Y डैश 1 है, तो 0 और 1 अगर आर गेट में है तो आउटपुट 1 आता है। तो ये हो गया Y। एक तरह सत्यता सारणी को अगर देखें हम तो यहाँ से A B और Y को केवल देखेंगे, ये बन क्या है, A B इनपुट और Y आउटपुट। तो ये सत्यता सारणी हो गया। अब वेव ग्राफ देखना है, तरंग ग्राफ देखना है, तो तरंग ग्राफ में आप A को देखते हैं, B को देखते हैं और Y को देखते हैं। तो यहाँ पर A का 0 ये लाइन दिखाएगा और 1 ये लाइन दिखाएगा, B का 0 ये लाइन है और 1 ये लाइन है, और Y का 0 ये लाइन है और 1 ये लाइन है। तो हम देख रहे हैं A 1 है और B भी 1 है, तो यहाँ तक A 1 दिखा है और B भी 1 दिखा है। तो Y क्या है, Y भी 1 है तो Y भी 1 हो जाएगा। दूसरे पार्ट में
ए 1 है और बी 0 है, तो दूसरे पार्ट में इधर ए 1 रह गया और बी क्या हो गया, अब ये 0 वाली लाइन में 0 हो गया ये। तो y क्या है, y 1 है, तो y यहाँ पर 1 मिल गया आपको, ये 1 वाली लाइन। तीसरे पार्ट में a 0 है और b 1 है, तो तीसरे पार्ट में a देखिएगा ये 0 वाली लाइन में यहाँ है और b क्या है 1 है, तो y क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और चौथे पार्ट में दोनों 0 है, a भी 0 है और b भी 0 है। यहाँ देखिए 0 वाली लाइन में a भी 0 है और 0 वाली लाइन में b भी 0 है और y क्या है y 1 है, तो ये y 1 हो गया। तो ये क्या हो गया, वेव ग्राफ हो गया, तरंग ग्राफ हो गया। तो ये हमारे गेट परिपथ के आंसर रहे P नैंड गेट के रूप में, Q आर गेट के रूप में और सत्यता सारणी A B और Y के रूप में। तो A B और Y के रूप में सत्यता सारणी हो गया और ये क्या हो गया हमारा वेव ग्राफ हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1 ओम प्रतिरोध तथा 0.01 हेनरी प्रेरकत्व के श्रेणी परिपथ में 200 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा जुड़ी है जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। परिपथ में प्रतिघात XL, प्रतिबाधा Z तथा धारा I ज्ञात कीजिए। तो पहले हम प्रतिघात देखते हैं। प्रतिघात XL इक्वल टू लिखते हैं ओमेगा L और ओमेगा का मान होता है 2 पाई N और इंटू L। तो हमारे सामने 2 पाई इंटू N का मान 50 हर्ट्ज और L का मान 0.01 है। तो क्या हो गया पाई इंटू 100 इंटू 0.01। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 1 हो जाएंगे तो बचा पाई और इसको लिख सकते हैं 3.14 ओम। ये हमारा हो गया प्रतिघात जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अगला पूछा गया प्रतिबाधा। तो प्रतिबाधा Z इक्वल टू आप लिखते हैं अंडर रूट में XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू हो जाएगा XL का मान है 3.14 का स्क्वायर प्लस R का मान है 1 ओम, तो 1 का स्क्वायर हो गया। इसको आप हल करेंगे तो 3.3 ओम आएगा आंसर। एक आंसर हो गया 3.14 ओम और दूसरा आंसर हो गया 3.3 ओम। अब आगे पूछा गया आपसे धारा का मान। तो धारा I इक्वल टू क्या लिखते हैं, V अपान Z लिखते हैं। तो V का मान है 200 वोल्ट और Z का मान है 3.3 और यहाँ से आ जाता है 60.61 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 मिमी व्यास के एक चांदी के तार में 75 मिनट में 90 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। यदि प्रति घन सेमी आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5.8 इंटू 10⁻22 हो तो ज्ञात कीजिए विद्युत धारा और क्या ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो पहले हम देखते हैं कि धारा I इक्वल टू क्या लिखते हैं Q अपान T और Q का मान क्या है 90 कूलाम और T का मान है 75 मिनट। तो 75 मिनट है और इसमें आप 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपके सामने 9/75 इंटू 6, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6 और ये हो गया 3/150 और यहाँ से हो जाएगा 0.02 एम्पियर। ये धारा आ गया। आगे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो पहले हमको क्या दिया है इसमें, व्यास D इक्वल टू 1 मिमी और इसको आप लिख सकते हैं त्रिज्या R इक्वल टू 0.5 मिमी या इसी को लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से तार के अनुप्रस्थ परिक्षेत्र का क्षेत्रफल A इक्वल टू हो जाएगा पाई इंटू R स्क्वायर के हिसाब से पाई इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर और यहाँ से हो जाता है 3.14 गुणे 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻⁶। ये A का मान हो गया। अब I को लिखते हैं I इक्वल टू NEAVD। VD क्या है, अनुगमन वेग है। तो यहाँ से VD इक्वल टू क्या हो जाएगा I अपान
NEA। तो इस फार्मूले में निकलेगा आपका VD इक्वल टू I 0.02 अपान N 5.8 इंटू 10⁻²2। ये प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, और अगर आप इसको मीटर क्यूब में करेंगे तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। N हो गया, E का मान 1.6 इंटू 10⁻−19 और A का मान 3.14 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 10⁻−6 ये हमारा आएगा। इसको जब आप हल करेंगे तो VD का मान आ जाएगा आपके सामने 2.74 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो गया अनुगमन वेग का, और ये हो गया धारा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन रहा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस N इक्वल टू 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे जल में N डैश इक्वल टू 4/3 डुबाने पर फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। तो पहले फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू N2/N1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पर N2 क्या है, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है, और N1 क्या है, जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक है। तो पहले वायु में रखा हुआ है तो N1 के लिए 1 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/FA वायु में फोकस दूरी इक्वल टू N2 का मान है 1.5 और N1 का मान है 1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये वायु के लिए हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 1/FA इक्वल टू 0.5 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर हम जल की बात करें तो जल के लिए हो जाएगा 1/FW इक्वल टू N2 की जगह 1.5 ही रहेगा और N1 की जगह 4/3 हो जाएगा, और माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2 ये हो गया। और यहाँ से अगर आप हल करें तो ये हो जाएगा 1/FW इक्वल टू 3 ऊपर चला जाएगा 4.5/4 हो गया माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2। ये हो जाएगा 1/FW इक्वल टू 0.5/4 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 ये हो गया। ये इक्वेशन आप 1 कर लीजिए और ये इक्वेशन 2 कर लीजिए। तो यहाँ से इक्वेशन 1/2 करें अगर तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा हमारे सामने FW/FA इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5/0.5/4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे सामने FW/FA इक्वल टू 4। यहाँ से हो जाएगा FW इक्वल टू 4 इंटू FA, और वायु में लेंस का फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, तो FW इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर बन गया कि लेंस की फोकस दूरी जल में जो होगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये चौथा क्वेश्चन रहा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के धारा लूप में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को M से लिखते हैं। M इक्वल टू क्या हो जाता है NIA। यहाँ पर N क्या है, कुंडली में लूपों की संख्या है, तो चूंकि यहाँ पर एक ही लूप है तो N की जगह क्या हो जाएगा N बराबर 1 हो गया। I का मान आपके सामने दिया हुआ है 2 एम्पियर, और A का मान दिया हुआ है A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप मीटर में स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से M इक्वल टू क्या बन के आएगा I 2 एम्पियर इंटू A 1 × 10⁻⁴। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आंसर बन के आएगा हमारा। छठवां क्वेश्चन है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 10 सेमी की दूरी पर स्थित
बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये एक तार है जिसमें 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फार्मूला आपका होता है B इक्वल टू μ0/2π इंटू I/r। यहाँ से हो जाएगा B इक्वल टू, यहाँ पर μ0/4π का मान 10⁻⁷ होता है, तो μ0/2π का मान होगा 2 × 10⁻⁷ इंटू I का मान 10 एम्पियर बटे R का मान 10 सेंटीमीटर है। इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे सामने, ये 10 से कटेगा, क्या बचेगा 2 × 10⁻⁷ इंटू 10⁻², क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये हमारा छठे क्वेश्चन का आंसर रहा। तो इस तरह से हमने 6 क्वेश्चन को देखा। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। इसी तरह के और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ हम आगे के वीडियो क्लिप में आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।